अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु। इस अध्याय में हम देखेंगे अपने चारों ओर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनमें से कुछ पदार्थ धातु होते हैं और कुछ अधातु होते हैं। अपने चारों ओर जो पदार्थ पाए जाते हैं जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन इत्यादि। इनके अलावा भी और अनेक बहुत पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ धातु होते हैं जबकि कुछ पदार्थ अधातु होते हैं। हम देखते हैं धातु। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं, यानी कि अगर पदार्थों में ये सब गुण है तो वो धातु होते हैं। धातु के उदाहरण जैसे लोहा आयरन, कॉपर मतलब तांबा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। दूसरा प्रकार है अधातु। कुछ पदार्थ नरम, दिखने में मलिन यानी कि मटमैले, हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं, यानी कि जो गुण धातु में पाए जाते हैं वो गुण अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। अब हम देखते हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहला गुण है आघातवर्धनीयता। देखिए आघातवर्धनीयता क्या होता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट या पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि ज़्यादातर धातुओं में यह गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीयता के कारण इनका उपयोग मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क। हम देखते हैं मिठाइयों पर एक चांदी का वर्क सा लगा होता है, पतला सा। वो एल्यूमिनियम की पन्नी या पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने में उपयोग। खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए हम एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग करते हैं। दूसरा गुण है तन्यता। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। इस गुण की वजह से तार है वो धातुओं के बनाए जाते हैं। तीसरा गुण है ध्वनिकता। धातुओं से बनी हुई वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। अगला गुण है चालकता। सामान्यतया धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हैं। उदाहरण धातु के तार के एक सिरे को गर्म करने पर कुछ समय बाद पूरा तार गर्म हो जाता है। अगर हम धातु से बने हुए तार के एक सिरे को गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद वह ताप दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, अर्थात पूरा तार है वो गर्म हो जाता है। स्पष्ट है कि धातु में ऊष्मा का चालन होता है। इसी प्रकार लोहे की छड़, कील और तांबे के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। ध्यान देने की बात, सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि ज़्यादातर धातुएं हैं वो कठोर होती है, लेकिन ये दो धातुएं सोडियम और पोटेशियम वो धातु नरम होती है।
और उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इतनी नरम होती है कि इन सोडियम और पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। मरकरी यानी अर्थात पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ज़्यादातर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु मरकरी अर्थात पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, अतः यह अपवाद है। फिर है धातुओं के और अधातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण यानी कि धातुएं और अधातुएं अन्य पदार्थों से कैसे अभिक्रिया करती है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से उनके ऑक्साइड बनते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जब लोहा है वो नमी के संपर्क में आता है यानी कि हवा और पानी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है। उसमें निम्न अभिक्रिया होती है। लोहा यानी कि आयरन जिसका प्रतीक है Fe, ऑक्सीजन जिसका प्रतीक है O2 और जल H2O। ये तीनों जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या ऑक्सीजन और जल जब लोहे के संपर्क में आता है तो लोहे का ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 इसका सूत्र है और जल वहाँ पर रहता ही है। इस प्रकार लोहे पर जंग लगती है। मैग्नीशियम जिसका प्रतीक Mg है वो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO का निर्माण होता है। क्या कॉपर में भी जंग लगती है? कॉपर के बर्तनों की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या है? कॉपर का जो बर्तन है उसको हम नम स्थान पर छोड़ देते हैं तो उस पर हरा पदार्थ जम जाता है। वो देखिए क्या है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, होल का अर्थ होता है संपूर्ण, ट्वाइस का अर्थ होता है दो, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे CuOH का होल ट्वाइस, और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। यह विक्रिया निम्नलिखित है। Cu का अर्थ है तांबा कॉपर, H2O यानी कि जल, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ये अभिक्रिया करके CuOH का होल ट्वाइस यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण होता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका निरीक्षण करने के लिए लिटमस पत्र काम में लिया जाता है, जो दो रंग का होता है, लाल और नीला। तो इसमें हम लाल लिटमस पत्र काम में लेते हैं जो नीला हो जाता है। इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धातुीय ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातु जैसे सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सूत्र है SO2, और जल, ये जल में ऑक्सीजन होती है, इसके साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस
अम्ल बनता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इस अभिक्रिया से पता चल रहा है कि अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। बाद में है जल के साथ अभिक्रिया धातु और अधातु की। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत यानी कि बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। जो सोडियम धातु है उसको अगर हम खुली हवा में रखेंगे तो वह आग पकड़ लेगा, इसलिए उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। जो अधातु है वो सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है जो वायु में बहुत अधिक सक्रिय है। अधातु ऐसे अधातु को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे पानी में अर्थात जल में रखा जाता है। फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय धातु है जिसको हवा में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। फिर तीसरा है अम्लों से अभिक्रिया। अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। जब हम धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है और उस हाइड्रोजन गैस की वजह से एक पॉप ध्वनि के साथ वो जलती है। कॉपर यानी कि तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है आसानी से। फिर है क्षारों से अभिक्रिया। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातु क्षारों से अभिक्रियाएं जो अधातु की जो क्षारों से अभिक्रियाएं वो बहुत ही जटिल है, यानी कि कम ही अभिक्रियाएं होती हैं अधातु की क्षारों से। बाद में है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, अभिक्रिया में एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। एक धातु है वो दूसरी धातु की जगह ले लेती है। उदाहरण जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। देखिए ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, जलीय विलयन, इसका रंग नीला होता है। अगर हम इसकी अभिक्रिया जिंक से करवाते हैं, यानी कि उस विलयन में अगर हम जिंक डाल देते हैं, जिंक के टुकड़े डाल देते हैं, तो इस कॉपर इसमें Cu की जगह ये जिंक Zn वो आ जाता है, अर्थात इस Cu को इस Zn जिंक ने प्रतिस्थापित कर दिया है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और तांबा है वो अलग हो जाता है। जिंक सल्फेट है वो रंगीन विलयन होता है और कॉपर जो है वो लाल रंग का उसमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को
विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे एक अभिक्रिया है जिंक सल्फेट की अभिक्रिया हम तांबे की छीलन से करवाएं, तो इसमें जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर तांबा जो है वो कम अभिक्रियाशील है, इसलिए यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये कॉपर इस जिंक का प्रतिस्थापन नहीं कर पाएगा। ऐसे दूसरी अभिक्रिया है आयरन सल्फेट FeSO4, इसकी भी अभिक्रिया हम तांबे से करवाएं, तांबे की छीलन अगर हम उसमें डालते हैं पात्र में, बर्तन में, ये सब जलीय विलीन होते हैं इनके, तो इसमें भी ये तांबा इस आयरन को Fe को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है। तीसरी अभिक्रिया जिंक सल्फेट की अभिक्रिया है लोहे से Fe से, तो इसमें भी ये Fe इस जिंक को प्रतिस्थापित नहीं करता है, क्योंकि यहाँ दो अभिक्रियाओं में कॉपर और लोहा, इसमें कॉपर और इसमें ये लोहा, पहली और तीसरी अभिक्रिया में पहली में कॉपर है, तीसरी में लोहा है, जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। इस प्रकार जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का क्रम कैसे होगा? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जिंक है, उससे कम लोहा यानी कि आयरन है, उससे कम यानी तांबा अर्थात कॉपर है। तो ऐसे ये इनका अभिक्रियाशीलता का क्रम है, पूछा जा सकता है। फिर है धातुओं और अधातुओं के उपयोग। सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं के उपयोग। धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर, तार आदि के निर्माण में किया जाता है, यानी कि लगभग बहुत सारी जगह धातुएं उपयोगी हैं। फिर है अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोग कुछ हम साधारण देखते हैं जीवन शैली में। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, तो वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अधातु है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा है अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस ये मुख्य तत्व होते हैं, ये दोनों अधातु है। तीसरा अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। जल को शुद्धिकरण करने के लिए उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है, वो क्लोरीन भी अधातु है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। जैसे ही कोई चोट लगती है तो उस पर एक बैंगनी रंग का विलयन लगाया जाता है, वो विलयन होता है आयोडीन का। तो आयोडीन भी अधातु है और उपयोगी है। अगला है पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। जो पटाखों में जो आतिशबाजी के सामान हैं उसमें सब में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ये भी एक अधातु है। इस प्रकार हमने अधातु, धातु इनके बारे में अध्ययन किया। आपने कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है, यानी कि जिन पदार्थों में अभिक्रिया होने से नया पदार्थ बनता है वो अपने मूल पदार्थों से भिन्न होता है। यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा विद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर हम और आगे नहीं तोड़ सकते तो वह तत्व कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसको और आगे या और टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार लोहा
अर्थात आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। ये सब तत्व हैं। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे लोहे का तत्व है तो उसमें सारे परमाणु एक समान होंगे। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के एक समान होता है, यानी कि तत्व की अगर भौतिक अवस्था बदल भी जाए तो भी उनके जो परमाणु है वो अप्रभावित रहते हैं, समान रहते हैं। जैसे वापस देखते हैं, द्रव सल्फर पूर्ण रूप से अगर हम उसको ठोस अथवा वाष्प सल्फर में बदल दें तो भी उनके परमाणु एक समान रहते हैं। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। पदार्थ खूब सारे हैं लेकिन ये जिनसे बनते हैं उन तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है, जिनकी लगभग खोज हो चुकी है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। सारे तत्वों को धातुओं और अधातुओं में बांटा गया है। सभी तत्वों को, अधिकांश तत्व धातु है, जो ज़्यादातर तत्व हैं इन 94 में से ही मान लो अधिकांश तत्व है वो धातु है। शेष तत्व या तो अधातु है या उपधातु है। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, यानी कि जो तत्व हैं या तो धातु होंगे या अधातु होंगे या फिर उपधातु होंगे। उपधातु क्या होती है? उपधातु जो है उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। इनके बारे में विस्तार से अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो इस प्रकार हमने ये अध्याय पूरा पढ़ा, पदार्थ, धातु और अधातु। धन्यवाद।